ओके, सो दी फॉस्फेट साइकिल, तो ये क्योंकि एयर के थ्रू होता ही नहीं है, ये ज्यादातर लैंड बेस्ड ही है, तो रॉक्स के थ्रू ये सॉइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अगेन इसके बहुत सारे प्रोसेस में मैं इसको जरा बारी बारी समझाता जा रहा हूँ। सॉइल फॉस्फेट जो है ये अगेन सॉइल से वापस प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स, और एनिमल्स के थ्रू जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर प्लांट्स टेक अप सॉइल एंड फॉस्फेट, एनिमल्स ऑब्टेन फॉस्फेट फ्रॉम फूड, और ये इंटरनल साइकिलिंग के थ्रू वापस लैंड के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनकी डीकम्पोज बॉडी के थ्रू वापस लैंड में चला जाता है। इसके अलावा ये इरोजन के साथ डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व फॉस्फेट की फॉर्म के अंदर, वाटर के अंदर, रिवर्स के अंदर, ठीक है। जो मेरीन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर चला जाता है, मेरीन ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉस्फेट रिलेटेड रिलीज्ड बाय एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन, एक्सक्रीशन और डिकम्पोजिशन के थ्रू वापस मेरीन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है, और इंटरनल साइकिलिंग के थ्रू वापस मेरीन एलिमेंट्स के अंदर रिसाइकल होता रहता है पानी के थ्रू, और ये वापस मेरीन सेडिमेंट के अंदर, कुछ जानवर मर जाते हैं उनके जो सेडिमेंट्स नीचे जमा होते हैं उनके थ्रू उसके अंदर भी जमा हो जाता है, इसीलिए ये डिफरेंट चीजों के अंदर यहाँ पर अवेलेबल होगा। फिर बरियल और कंपैक्शन टू फॉर्म रॉक, बरी हो जाता है नीचे, उसके ऊपर कंपैक्शन होती है तो वो रॉक फॉर्म हो जाती है, फिर फॉस्फेट रॉक दोबारा बन जाती है, रॉक के थ्रू ये दोबारा एटमॉस्फेयर में जा सकता है। फिर जियोलॉजिक प्रोसेसेस के थ्रू जो मैंने आपको बताया कि अपलिफ्ट होती है, एक्सपोज सी फ्लोर हो जाता है, सेडिमेंट्स न्यू लैंड बन जाते हैं, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस के अंदर ये वापस रेज हो जाता है, फिर फॉस्फेट रॉक बन जाती है। और ये फिर वापस इरोजन के थ्रू, इरोजन ऑफ फॉस्फेट मिनरल्स और फॉस्फेट माइनिंग और फर्टिलाइजर कंटेनिंग फॉस्फेट, अगेन फॉस्फेट फर्टिलाइजर के अंदर भी यूज होता है, तो इसके थ्रू वापस लैंड में, एनिमल्स में, और इससे वापस ग्राउंड में रॉक की फॉर्म के अंदर चला जाता है। दिस इज द फॉस्फेट साइकिल। Okay, ecological niches. What is an ecological niche? The totality of an organism's adaptations, its use of resources, and the lifestyle to which it is fitted is its ecological niche. कि जिस lifestyle में वो fitted है, जो उसकी adaptations हैं, जो resources वो use करता है, वो उसकी ecological niche है। Okay, interactions among organisms. Okay, what is symbiosis? Symbiosis is an intimate relationship or association between members of two or more species, includes mutualism, communalism and parasitism। कि एक स्पीशीज, दो स्पीशीज हैं जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर बड़ी हाईली इंटीमेट रिलेशनशिप रखती है, और ये हाईली डिपेंडेंट है ऑन वन अनदर, ठीक है। कि एक स्पीशीज, अब ये तीन फॉर्म की हो सकती है सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ये तीन टाइप्स की हो सकती है। एक म्यूचुअलिज्म, कि दोनों का फायदा हो, कॉमन कॉमनसलिज्म के एक का फायदा हो रहा हो और दूसरे को उसके कोई नुकसान ना हो रहा हो, और तीसरा पैरासाइटिज्म के एक को नुकसान हो रहा हो और दूसरे को फायदा हो रहा हो। ये तीन टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है सिम्बायोसिस के अंदर, ठीक है। कि ये एन इंटीमेट रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू और मोर स्पीशीज, दो या ज्यादा स्पीशीज का, इंक्लूड्स म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। कोई वैल्यूशन नहीं है, ठीक है। इन इन सिम्बायोसिस वन स्पीशीज यूजुअली लिव्स और ऑन अनदर स्पीशीज, ठीक है। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के ऊपर रह रही होती है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसके साथ रह रही होती है, ठीक है। द पार्टनर्स इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मे बेनिफिट एक्सक्यूज मी बाय। जी, सर, ये कौन सी बुक है? दिस इज बर्ग विजुअलाइजिंग एनवायरमेंटल साइंसेज। ये मैंने आपके लिए अपलोड करनी है, एक्चुअली इसका साइज काफी बड़ा है तो मैं इसको कॉम्पैक्ट करने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ। सो मैंने एक कोर्स आउटलाइन अपलोड कर दी है। जो आपकी ये बुक है ये मैं इसको चंक्स के अंदर होपफुली छोटा करके अपलोड कर दूंगा। ये मैं कोशिश करूँ आज ही कर दूं, ठीक है। ओके दिस सर। इज बर्ग विजुअलाइजिंग एनवायरमेंटल साइंसेज। ओके, yeah. The partners in symbiotic relationship may benefit, be unaffected or be harmed by the relationship. Symbiosis, अब इसके अंदर मैं आपको बल्कि एग्जांपल से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। One example of mutualism, an association in which both organisms benefit, is the interaction between Acacia ants and the bull's horn
Acacia plant, ठीक है. The ants make hollow nests out of thorns at the base of the plant's leaves and gain special nutrients from the leaf tips. In return, the ants effectively protect the plant from invertebrates and vertebrates, herbivorous and clear away competing plants. ठीक है, तो वो plants जो competing plants होते हैं उनको clear away भी कर देती हैं, और जो vertebrates और जो दूसरे animals हैं उनसे उनको protect भी कर रही होती हैं. Both ants and acacia depend on this association for survival. क्या acacia की survival हो जाती है, ants की भी हो जाती है, उनको nutrients मिल जाते हैं उसके leaf से. अब coencellism is a symbiotic relationship in which one species benefits and the other is neither harmed nor helped. ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता. For example of commensalism in the relationship between a tropical tree and its epiphytes. ठीक है, smaller plants such as mosses, orchids and ferns that live attached to the bark of the trees branches. ठीक है, ये भी आगे एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं. An epiphyte anchors itself to a tree but typically doesn't obtain nutrients or water directly from the tree. Its location enables it to obtain adequate light, water or rain dripping down the branches and required nutrients, minerals, for example, which rain washes out of the tree's leaves. The epiphytes benefit from the association, whereas the tree is apparently unaffected. And lastly, parasitism is a symbiotic relationship in which one species, the parasite, benefits at the expense of the other, the host. तो parasites जैसे कि humans के parasites होते हैं, तो parasite is a successful life form. More than 100 parasites live in or on the human species. ठीक है, तो 100 से ज्यादा parasites humans के अंदर या humans के ऊपर रहते हैं. मैं आपको बल्कि ये दिखा दूं, ये रहे, ये इनकी कैटेगरीज होगी कि कौन बेनिफिट करता है कौन सा नहीं करता, रिलेशनशिप की आ गई. ये सारी अब क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इसलिए मैं ये टेबल दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा. फिगर 5.17 के अंदर तो यू कैन सी कि म्यूचुअलिज्म ये है कि ये जो एकाकिया के ट्री के जो ये हॉर्न्स होते हैं, ये कांटे होते हैं, इनके बेस के ऊपर ये हॉलो करके जगह रहते हैं. ये जो आंट्स हैं ये रहती हैं, ये दूसरे प्लांट्स को भी ईट कर लेती हैं और ये इसके लीफ से न्यूट्रिशन भी लेती रहती हैं. जबकि जो प्लांट है ये बेनिफिट इस तरह करता है कि इन आंट्स की वजह से दूसरे जानवर ये ट्री नहीं खाते, ये प्लांट नहीं खाते और इसके जो लीफ वगैरह वो बच जाते हैं. अब ये कोमेमोलिज्म ये है कि ये जो ट्रीज के ऊपर उसकी बार्क के ऊपर ये दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो करने लग जाता है. अब इससे ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स बारिश के थ्रू और दूसरे सोर्सेस के थ्रू ले लेता है और एक अच्छी सेटिंग जगह के ऊपर सेटल होता है और नीचे नहीं होता, तो इसलिए ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, दूसरे एनिमल्स को खा नहीं लेते और ट्री को इससे कोई नुकसान नहीं होता. इसलिए ये इसके ऊपर ट्री के साथ ये जो है ये कोमेनिसलिज्म की अप्रोच के थ्रू रह रहते हैं. जबकि एक है पैरासाइटिज्म, जैसे कि क्लोजर व्यू ऑफ द बॉडी लाइस फीडिंग ऑन अ ह्यूमन आर्म. ईच लाइस इज अबाउट 3 मिलीमीटर्स लॉन्ग. सो एक लाइस है वो ह्यूमंस के ऊपर, ये पैरासाइट है, ये ह्यूमंस के ब्लड के ऊपर रहती है. ह्यूमंस को इससे नुकसान हो रहा होता है लेकिन इसको इससे फायदा हो रहा होता है. Now, eco discovery, bee colonies under threat. Since late 2006, many US beekeepers have experienced major losses in their bee colonies, 30 to 9% of total individuals. Similar bee disappearances have occurred in other countries, resulting in losses of millions of bees worldwide. These sudden decline, known in the United States as colony collapse disorder, CCD, are thought to be triggered by a complex mix of factors. Researchers are investigating three major potential causes of CCDs. The negative effects of pesticides, including, according to recent research, some of the most widely used insecticides in the world. Then damage caused by pathogens or parasites such as Varroa and Trachil mites, and a parasitic fly recently reported to be taking over the bodies of Northern California honeybees.
then deaths resulting from viruses, including the Israeli acute paralysis virus, which can be spread by mites. Bees are necessary for the pollination of a variety of important crops, many of which, nearly 100, are potentially threatened by these bee declines. The demand on bees to pollinate crop species has increased even as the number of bee colonies maintained by beekeepers has dropped. Some agricultural researchers believe that the added stress placed on the bee colonies as they are transported to carry out pollination has increased the susceptibility of these colonies to health threats by compromising bees' immune systems. Recent research indicates that improving the hive hygiene can help prevent CCDs. यहाँ पर आप देख सकते हैं two fruit growers handle pollination, hand pollinate pear trees in Yongchuan, Shigongping, China, a region where local bee populations have vanished. So यहाँ से local bees जो हैं, ये तकरीबन bees जो हैं वो वहाँ यहाँ से vanish हो चुकी हैं. तो ये cigarette butts लेकर उनसे cigarettes के through plants को pollinate करें by hand to get pears. और एक और चीज जो कि होती है इसके बाद लास्ट लाइन जो होती है वो प्रेडेशन होती है कि प्रेडेटर होता है कोई फिर, ठीक है. नाउ प्रेडेटर, द कंजम्पशन ऑफ वन स्पीशीज, द प्रे बाय अनदर इज द प्रेडेटर, ठीक है, जो कि प्रेडेटर होता है. प्रेडेटर्स किल एंड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये आपको फिगर के अंदर देख सकते हैं, एक चीटा इज अ प्रेडेटर एंड देन इसी तरह से ये जो स्कॉर्पियन है ये भी एक प्रेडेटर है. एनिमल्स ने डिफरेंट एडॉप्टेशंस निकाली हैं टू अवॉइड प्रेडेटर, जैसे कि ये मेयर कैट्स हैं, ये खड़े होकर दूर दूर तक देखते रहते हैं क्योंकि प्रेडेटर आ तो नहीं रहा, और जैसे ही कोई प्रेडेटर आता है ये इशारे करके सारों को बता देते हैं और वो जाकर छुप जाते हैं अपने अपने बिलों के अंदर. इसी तरह से ये जो एक इंसेक्ट है इसने इस तरह की शेप ली हुई है ताकि ये पत्ता लगे एक डेड पत्ता, जबकि ये एक्चुअली एक इंसेक्ट है, जबकि ये दूर से देखने पर एक डेड पत्ता लगेगा और कोई प्रेडेटर इसको हार्म नहीं करेगा. Then competition, the interaction among organisms that vie for the same resources in an ecosystem such as food or living space, ये उनके दरमियान competition होता है. The interaction among organisms that vie for the same resources, जो कि same resources in the ecosystem जो है food या living space के लिए जो compete कर रहे होंगे उनका आपस में competition हो रहा होता है. Keystone species, figure 5.20. The gray wolf is considered a keystone species in its ecosystem. After wolf reintroduced in Yellowstone in 1995, elk populations declined considerably. अब इसके ऊपर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. Certain species are more critical to the maintenance of their ecosystem than others. ठीक है, कुछ species बहुत जरूरी होती है अपने ecosystem को maintain रखने के लिए. Such keystone species are vital in determining, को keystone species कहा जाता है जो कि vital है in determining ecosystems species composition and how the ecosystem functions. उनकी species की composition और वो ecosystem कैसे function करता है उसको maintain रखने के लिए, उनको determine करने के लिए ये keystone species जरूरी होती हैं. The fact that other species depend on or are generally affected by the keystone species is revealed when the keystone species is removed. तो ये पता इनके बारे में तब चलता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है जब ये स्पीशीज इकोसिस्टम में रिमूव कर दी जाती है. Keystone species are usually not the most abundant species in the ecosystem. ठीक है, ये बहुत abundant नहीं होती. Although prevalent in relatively small numbers, ये keystone species जो है ये exert करती हैं a profound influence on the entire ecosystem because they often affect the available amount of food, water and some other resources. ठीक है कि food, water और other resources की availability को affect कर रही होती हैं. Identifying and protecting keystone species are crucial goals of conservation biologists because it is if a keystone species disappears from an ecosystem, other organisms may become more common or more rare as they may even disappear. ठीक है कि कुछ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, कुछ ज्यादा कॉमन हो जाएंगे, कुछ कम कॉमन हो जाएंगे. One example of a keystone species is a top predator such as the gray wolf, where wolves were hunted to extinction. यहाँ जहां पर जैसे कि wolves को hunt कर दिया गया था extinction तक के, the populations of deer, elk and other herbivores increased explosively. तो इसकी वजह से क्योंकि wolf नहीं रहे तो deer की, elk की और other herbivores जो creatures उनकी population बढ़ गई. As these herbivores overgraze the vegetation,
तो इन्होंने वेजिटेशन को ओवरग्रेज कर लिया. प्लांट स्पीशीज दैट कुडंट टॉलरेट सच ग्रेजिंग प्रेशर्स डिसअपीयर्ड. Smaller animals such as insects were lost from the ecosystem. तो काफी सारे insects lost हो गए because the plants they depended on for food had become less abundant. Thus, the disappearance of the wolf resulted in the ecosystem having considerably lost biological diversity. The reverse can also be true for a keystone species. The gray wolf affects its environment when it is reintroduced, ठीक है, as it was in the Yellowstone National Park beginning in the 1995. तो ग्रे वुल्फ को रूटली हंट कर लिया गया था येलोस्टोन नेशनल पार्क से, फिर इसको वापस लाया गया आई थिंक यूरोप से इस स्पीशीज को फॉलोइंग द वुल्फ रीइंट्रोडक्शन या किसी और सिटीज से. Formerly soaring elk populations in Yellowstone declined. तो elk की population decline हो गई sharply. इस तरह से trend attributed to prediction by the wolves, ठीक है, कि अगेन इनकी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से बाकी सारी चीजों को रहने का मौका मिला और प्लांट स्पीशीज ने भी थ्राइव किया. नाउ फाइनली द केस स्टडी फॉर टुडे. global climate change, how does it affect the carbon cycle? Anthropogenic, human caused climate change is an established phenomena. Within the scientific community, the question is no longer whether human caused climate change will occur, but at what rate and with what effects, and what, if anything, can we do about it. The biggest culprit in climate change is an increase in atmospheric carbon dioxide, which is generated primarily through burning fossil fuels such as coal, oil, and natural gas, as well as through the clearing and burning of forests. During the past 2 centuries, the level of carbon dioxide in the atmosphere has climbed dramatically, increasing more than 20% just over the past 50 years. Atmospheric carbon, CO2, allows solar radiation to pass through but does not allow heat to radiate into space. Instead, the heat is radiated back to Earth's surface. As CO2 accumulates, it may trap enough heat to warm the planet. Robert Scolo and Stephen Pacala of the Princeton University Carbon Mitigation Initiative suggests that somewhere just below a doubling of atmospheric carbon from pre-industrial levels, 600 billion tons in the early 1800s, lies the amount of atmospheric carbon that, if accumulated, will lead to the most dangerous of consequences. They propose that to keep future atmospheric carbon below this doubling would require generating 7 billion fewer tons of carbon each year by 2056 than are currently expected. Many people despair of ever finding a solution to this enormous challenge. Scolo and Pacala, however, along with other CMI researchers, propose a stabilization wedge approach to solving the carbon emissions dilemma. In this framework, carbon reductions can be thought of in terms of wedges, each of which would result in a 1 billion ton per year reduction by 2056. A combination of any 7 wedges would put us on a path to avoid the critical doubling of CO2. Scholars and Pacala identify 15 technologies in 5 categories as one of which could serve as one of the 7 wedges. 3 of these wedges are: increase the fuel economy of 2 billion cars from 30 to 60 mpg, miles per gallon. 2 billion cars are expected to be on the world's roads by 2056, each traveling an average of 10,000 miles per year. If the typical car operates at 60 miles per gallon, there will be 1 billion fewer tons of carbon generated each year than if they operate at 30 miles per gallon. Install carbon capture and storage devices at 800 large coal-fired power plants. Currently, the CO2 produced from burning coal is released into the atmosphere. If 90% of the carbon released each year is instead captured and stored, 1 billion fewer tons will be released to the atmosphere. Stop all deforestation and double the current rate of planting new forests. Deforestation worldwide currently releases 2 billion tons of carbon to the atmosphere each year.
However, it is expected to slow to 1 billion tons per year without intervention. To achieve a 1 billion ton wedge below the expected amount of would require significant efforts in both reducing deforestation and increasing reforestation. A hybrid vehicle such as this model of the Honda Insight allows consumers to lower their gasoline consumption and thus reduce their CO2 emissions. That's it for today. So we'll continue with the chapter 6 in the next lecture, ecosystems and the evolution. So thank you everyone. If you have any questions, I'll take them now.